जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम जो है हमने जो है रिवीजन शुरू किया था, फर्स्ट का जो जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो 5 मिनट की कोशिश करेंगे कि ट्यूजडे तक सारे हमारे रिवीजन हो जाए। तो टुडे वी विल डिस्कस द एनर्जी इन केमिकल सिंथेसिस एंड प्रोसेस एंड सम अदर प्रोसेसेस व्हिच कम्स अंडर दिस यूनिट 1। जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा वो प्रोसेस बेस्ड आएगा, डिफरेंट तरीके की प्रोसेस होती है, वो प्रोसेसेस भी हम आज सारी डिस्कस करेंगे। एनर्जी इन केमिकल सिस्टम एंड प्रोसेसेस, एनर्जी इन केमिकल प्रोसेसेस अकरिंग इन वेरियस फॉर्म। केमिकल प्रोसेस में जो एनर्जी होती है वो तरह तरह के फॉर्म्स में घटित होती है, जैसे हीट, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, potential energy, kinetic energy. So each type of energy is usually connected to a specific activity, but also can be converted to other type. तो हर तरीके की जो एनर्जी है किसी न किसी स्पेसिफिक एक्टिविटी से कनेक्टेड रहती है और कन्वर्ट हो सकती है दूसरे टाइप। जैसे मान लो केमिकल एनर्जी है, अब ऑटोमोबाइल में, टू व्हीलर में, फोर व्हीलर में हम क्या करते हैं, पेट्रोल डीजल यूज करते हैं, तो ये किस तरीके का हुआ, केमिकल एनर्जी। तो केमिकल एनर्जी जो है हमारा ऑटोमोबाइल एक्टिविटी से रिलेटेड है और किसमें कन्वर्ट होता है, ये मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो ईच टाइप ऑफ एनर्जी इज यूजुअली कनेक्टेड टू अ स्पेसिफिक एक्टिविटी बट आल्सो कैन बी कन्वर्टेड टू अदर टाइप। नाउ हीट, तो हीट में जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था, ये जो लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना पड़ेगा कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें आपको लाइन बाय लाइन पूरा यूनिट पढ़ना पड़ेगा, तभी आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। हीट, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट रिलेटेड विद द एग्जामिनेशन। हीट में हमने हॉट और कोल्ड का एग्जांपल दिया था कि जब हम कोई गर्म चीज हाथ में लेते हैं तब क्या होता है, जब ठंडी चीज हाथ में लेते हैं तब क्या होता है। तो हीट इज अ फैमिलियर मैनिफेस्टेशन ऑफ एनर्जी। When we touch a hot object, energy flows from the hot object into our fingers and we receive the incoming energy as the object being hot. तो टेम्परेचर क्या होता है, गर्म से ठंडे की ओर एनर्जी रिलीज होती है। तो when we touch a hot object, हम अगर किसी हॉट ऑब्जेक्ट को अपने हाथ से टच करते हैं तो एनर्जी कहाँ से फ्लो होगी, ज्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की। तो एनर्जी फ्लो फ्रॉम द हॉट ऑब्जेक्ट इनटू आवर फिंगर्स। जो एनर्जी है वो हॉट ऑब्जेक्ट से हमारी उंगलियों की तरफ आएगी और हमें ऐसा लगेगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो गर्म है एंड वी परसीव दैट इनकमिंग एनर्जी एज बीइंग ऑब्जेक्ट बीइंग हॉट। इसका ठीक उल्टा, कन्वर्सली, व्हेन वी होल्ड एन आइस इन आवर पाम, एनर्जी फ्लोज फ्रॉम आवर हैंड इनटू द आइस। तो हमारे हाथ का टेम्परेचर ज्यादा होगा और आइस का टेम्परेचर कम होगा, तो हीट का ट्रांसफर हमारी हाथ की तरफ से बर्फ की तरफ होगा। तो वी परसीव द लॉस ऑफ एनर्जी एज कोल्ड। तो एनर्जी हमारे से क्या लॉस होगी, एनर्जी हमारे हाथ से बर्फ की तरफ जाएगी, तो लॉस ऑफ एनर्जी होगा हमारे हाथ में। तो हमें जो एनर्जी रिलीज होगी हमारे हाथ से तो उसका टेम्परेचर और कम होगा और वो हमें ठंडा लगेगा। In both cases, the temperature of the object is different from the temperature of our hand. So we can conclude that differences in temperature are the ultimate cause of heat transfer. This is a very much important. अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि we can conclude that difference in temperature are the ultimate cause of heat transfer. तो ऐसे फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन इस लाइन से निकल सकता है। इसी तरीके से हमें पढ़ते समय चीज ध्यान देनी है, जो भी हम पढ़ रहे हैं उससे क्वेश्चन किस तरीके से बनता है। कोई प्री डिसाइडेड क्वेश्चंस नहीं होते हैं कि भैया यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन देने हैं। क्वेश्चन कैन कम फ्रॉम एनीवेयर। तो इसमें जैसे लिखा है, differences in temperature are the ultimate causes of heat transfer। तो मान लो fill in the blanks रहेगा और लिखेगा in temperature are the ultimate cause of heat transfer और बहुत सारे ऑप्शन दिए रहेंगे, तो उसमें से एक आंसर differences भी रहेगा। ठीक, तो differences in temperature are the ultimate cause of heat transfer। तो एक बार हमने गर्म चीज हाथ में ली तो उसका टेम्परेचर हमारे हाथ से ज्यादा है, गर्म ऑब्जेक्ट से हमारे हाथ की ओर टेम्परेचर ट्रांसफर होगा, तो दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस है, उस वजह से हीट ट्रांसफर हुआ, वो ऑब्जेक्ट गर्म लगा। अब ठंडा आइस क्यूब अगर हमने अपने हाथ में पकड़ा तो
हमारे हाथ से एनर्जी आइस क्यूब की ओर रिलीज होगी, तो उससे क्या होगा, एनर्जी लॉस होगा, तो हमें चीज ठंडी लगेगी। बेसिकली ये इसका कंक्लूजन निकला कि डिफरेंसेस इन टेम्परेचर आर द अल्टीमेट कॉज ऑफ हीट ट्रांसफर। नाउ फेज चेंज। A phase change is a physical process in which substance goes from one phase to another. जैसे गैस को हम कंडेंस करते हैं, लिक्विड हो जाता है, लिक्विड को हम गर्म करते हैं तो गैस हो जाता है। तो ये जो फेज चेंज होता है, गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, गैस टू सॉलिड, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड, ये जितने भी फेज चेंजेस होते हैं बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, आपको मैंने सारे बता रखे हैं कि जो है ए फेज चेंज is a physical process in which a substance moves from one phase to another. Usually, the change occur when adding or removing heat at a particular temperature. तो phase change होता है, that is also depend on temperature. Heat देते हैं या heat लेते हैं तो क्या होता है, phase change होता है। ठीक, usually the changes occur when adding or removing heat at a particular temperature known as the melting point or boiling point of the substance. The melting point is the temperature at which the substances move from a solid to a liquid. The boiling point is the temperature at which the substance moves from liquid to gas. The nature of these phase change depends on the direction of the heat transfer. Heat going into substance changes is from a solid to a liquid or a liquid to a gas. Removing heat from a substance changes a gas to liquid or liquid to solid. जैसे जैसे टेम्परेचर हम कम करते जाएंगे फेज में चेंजेस होंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो भी फेज चेंज होंगे। तो ये 8-10 प्रोसेस मैंने आपको बताई थी कि और फ्रॉस्टिंग क्या होता है, बॉइलिंग क्या होता है, मेल्टिंग क्या होता है, इवेपोरेशन क्या होता है। ठीक है, तो ये सारी जो प्रोसेसेस 6-7-8 बताई थी, ये सारी प्रोसेसेस की डिफिनीशन पढ़ लेंगे, उसका एग्जांपल देख लेंगे कि कैसे कैसे फेज चेंजेस होता है हीट देने पर या हीट लेने पर, कैसे फेज चेंजेस होते हैं, सारी प्रोसेसेस ये ध्यान में रखना पड़ेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर बॉन्ड एनर्जी एंड केमिकल रिएक्शन। तो बॉन्ड एनर्जी क्या बताया था कि बॉन्ड एनर्जी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ energy required to break apart a mole of molecule into its component atoms. तो जिन एटम को मिला करके बनाने में, कंपोनेंट बनाने में जो एनर्जी लगती है, वही सेम एनर्जी का जरूरत पड़ता है जब वो कंपोनेंट एटम में वापस ब्रेक करना होता है। दैट इज नोन एज बॉन्ड एनर्जी। Bond energy is defined as the amount of energy required to break apart a mole of molecules into its component atom. It is a measure of the strength of a chemical bond. ये chemical bond का strength को measure करने के लिए होता है। Bond energy is also known as bond enthalpy or simply as bond strength. अब देखिए इससे भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन निकल सकता है। बॉन्ड एनर्जी इज आल्सो नोन एज, बहुत सारे आपको ऑप्शन दिए रहेंगे, बॉन्ड एंथैल्पी होगा या फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ भी लिख सकते हैं वहां पे। तो इसलिए इसी चीज के अगर एक से ज्यादा नाम है तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। लाइक बॉन्ड एनर्जी को बॉन्ड एंथैल्पी भी कहते हैं और बॉन्ड स्ट्रेंथ भी कहते हैं। इफ वी पुट एनर्जी इनटू अ मॉलिक्यूल we can cause its bond to break, separating a molecule into individual atoms. Bonds between certain specific elements usually have a characteristic energy called the bond energy that is needed to break the bond. तो bond एटम्स को मिला के जब बॉन्ड बनाने में जितनी एनर्जी लगती है, वही सेम एनर्जी जब उनको ब्रेक करना होते हैं उनके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ती है। दिस एनर्जी इज नोन एज बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड स्ट्रेंथ। Now you can see in this diagram the amount of energy was liberated when the atom made the chemical bond in first place. The term bond energy is
usually used to describe the strength of interaction between atoms that make covalent bond for atoms in ionic compounds attracted by opposite charges. The term lattice energy is used. तो किस बॉन्ड में कितनी बॉन्ड एनर्जी है, that is measure in किलो कैलोरी पर मोल। तो कार्बन और हाइड्रोजन का जो सिंगल बॉन्ड है उसकी जो बॉन्ड एनर्जी है 100, कार्बन और ऑक्सीजन का है 86, कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है उसका बॉन्ड एनर्जी है 190 किलो कैलोरी पर मोल। कार्बन और नाइट्रोजन का है 70, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड 85, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 145, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इज 200, नाइट्रोजन हाइड्रोजन 93 एंड हाइड्रोजन हाइड्रोजन 105 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक, तो ये बॉन्ड एनर्जी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। इस यूनिट से रिलेटेड बॉन्ड एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आना चाहिए, तो ये हमेशा दिमाग में रखेंगे। बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है, किसी भी एटम्स को मिला करके मॉलिक्यूल्स जब बनाते हैं तो वो मॉलिक्यूल बनाने में जो एनर्जी को यूज करते हैं वही सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी मॉलिक्यूल को ब्रेक करके उसके कंपोनेंट एटम्स में करने के लिए सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है, दैट इज bond energy, or it can be called also as bond enthalpy or simply bond strength। अब तीन तरीके के रिएक्शन हमने पढ़े थे, ये तीनों रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्पीड से। अभी हम पढ़ेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड बायोलॉजिकल रिएक्शंस। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन मेरे ख्याल से जरूर आना चाहिए एग्जाम में। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड बायोलॉजिकल रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, द एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट इज लोअर देन द एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। Thus, in the course of the reaction, the substance loses energy to the surrounding environment. Such reactions are exothermic reaction, can be represented by an energy level diagram as you can see in the figure। तो ये अमाउंट ऑफ एनर्जी और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन के बीच में जो ग्राफ बना हुआ है, आप देखेंगे रिएक्टेंट का एनर्जी लेवल ज्यादा है। जब हम रिएक्शन कर रहे हैं उसका एनर्जी ज्यादा है बजाय कि प्रोडक्ट के। तो वो रिएक्शन करके, जो केमिकल रिएक्शन करके जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उस प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल कम होता है और एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी लिबरेट होती है, एनर्जी ले ऑफ होती है, एनर्जी गिवन ऑफ होती है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं, इस टाइप के रिएक्शन को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन जिसमें की एनर्जी लिबरेट होती है, एनर्जी रिलीज होती है, तो बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इसमें देखिए प्रोडक्ट का एनर्जी, अब जो हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं उसमें एरो के जो लेफ्ट साइड होता है वो हमारा क्या है, रिएक्शन है, रिएक्टेंट है उधर, और जो एरो के राइट साइड है वो हमारा रिजल्ट है, प्रोडक्ट है। तो 2H2 plus O2 is equal to 2H2O plus 135 किलो कैलोरी। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला के पानी तो बना ही रहे हैं और इसके साथ ही साथ 135 किलो कैलोरी ऊष्मा या हीट, हमारी एनर्जी हमारी रिलीज हो रही है, दैट इज इक्वल टू 135 किलो कैलोरी। दैट्स व्हाई दिस type of equation is known as exothermic reaction, because energy is a product, energy is given off by the reaction, therefore this reaction is exothermic reaction। ठीक, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में ध्यान रखेंगे रिएक्टेंट्स का एनर्जी लेवल प्रोडक्ट के एनर्जी लेवल से ज्यादा होता है और ड्यूरिंग रिएक्शन एनर्जी लिबरेट होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब नेक्स्ट रिएक्शन है एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये ठीक अपोजिट होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। एंडोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट्स का एनर्जी लेवल कम होगा, तो क्या होगा, हमें एनर्जी लेनी पड़ेगी, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। जब रिएक्टेंट्स का एनर्जी लेवल कम होगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी और प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल ज्यादा होगा। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन in chemical reaction where
the products have a higher energy than the reactants. The reactants must absorb energy from their environment to react. These reactions are endothermic and can be represented by an energy level diagram. Now you can see in this diagram the graph between amount of energy and progress of reaction. तो देखिए reactants नीचे है, मतलब reactants का energy level कम है। तो जब reaction करके हमें product बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, environment से energy absorb करनी पड़ेगी। environment से energy absorb होगी तो फिर product का energy level ज्यादा होगा। N2 प्लस O2 प्लस 45 किलो कैलोरी। तो एनर्जी इधर क्या है, रिएक्टेंट पार्ट में है। तो N2 प्लस O2 प्लस 45 किलो कैलोरी एनर्जी जब एब्जॉर्ब होगी इस रिएक्शन के टाइम तो बनेगा 2NO। बिकॉज एनर्जी इज रिएक्टेंट, एनर्जी इज absorbed by the reaction, therefore this reaction is endothermic reaction। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्लियर हो गया हमें, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्लियर हो गया। और नेक्स्ट इज द एनर्जी ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। तीसरा जो रिएक्शन है दैट इज एनर्जी ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। द केमिस्ट्री ऑफ द ह्यूमन बॉडी or any living organism is very complex. Even so, the chemical reactions found in the human body follow the same principles of energy that other chemical reactions follow. An important reaction that provides energy for our bodies in the oxidation of glucose, that is C6H12O6। तो हमारी बॉडी में क्या होता है, ग्लूकोज होता है। तो C6H12O6 प्लस 6O2 is equal to 6CO2 plus 6H2O plus 670 kilo calorie. Considering that 1 mole of glucose, that is C6H12O6, has a volume of about 115 ml, we can see the glucose is a compact source of एनर्जी। तो ये तीन रिएक्शन है, तीनों रिएक्शन में हमारा जो मेन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये हम न्यूक्लियर एनर्जी जब आपको पढ़ाए थे तो उसमें भी आपको समझाया था कि जब न्यूक्लियर फ्यूजन करते हैं तो अगर छोटे एटम्स का करते हैं तो छोटे न्यूक्लियस का करते हैं तो एनर्जी हमें देनी पड़ एनर्जी रिलीज होती है। और जब हम बहुत बड़े बड़े एटम्स को मिला करके फ्यूजन करते हैं तो हमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। तो वहां पर भी एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन था। अब जब हम कल या मंडे जो भी लेक्चर होगा उसमें जब हम सेकेंड यूनिट रिवाइज करेंगे तो अगेन वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। नाउ द एंट्रोपी एंड टेम्परेचर। एंट्रोपी मैंने जैसे बताया था तीन तरीके की डिफिनीशन बताई थी आपको, तीनों तरीके की डिफिनीशन आप याद रखेंगे। एंट्रोपी इज नथिंग बट अ रैंडमनेस ऑफ अ सिस्टम। किसी भी सिस्टम का जो रैंडमनेस होता है दैट इज नोन एज एंट्रोपी। किसी भी सिस्टम में ऐसी एनर्जी जिसको कि हम मैकेनिकल एनर्जी या वर्क में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं वो हमारा कहलाता है एंट्रोपी। तो एंट्रोपी इज डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर। फॉर थर्मोडायनेमिक्स द चेंज इन एंट्रोपी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ds is equal to dq by t, where dq is change in heat energy and ds is change in entropy at a given absolute temperature। ठीक, तो जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी वो डेफिनेशन तीनों अच्छे से पढ़ लेंगे। एंट्रोपी इज एक्चुअली द डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स, मींस द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। as the temperature increases so the motion of molecule increases and the entropy increases too। तो किसी भी सिस्टम में जब उसका टेम्परेचर बढ़ता है तो according to kinetic molecular theory as the temperature increases so the motion of molecule increases and hence the entropy increases। तो entropy is one of the most important topic in this unit, उससे भी related क्वेश्चन आपका जरूर आएगा। ठीक है,
However, at higher temperature, a certain amount of heat added to the system causes a smaller change in entropy than the same amount of heat at lower temperature. ठीक, तो सेम अमाउंट ऑफ हीट अगर हायर टेम्परेचर पर दे रहे हैं और लोअर टेम्परेचर पर दे रहे हैं तो उसमें बहुत कम परिवर्तन होता है. द फॉर्मूला इज ds delta s is equal to qt. The change in entropy is related to heat. Several factors affect the amount of entropy in a system. If you increase temperature, you increase entropy. More energy put into a system excites the molecule and the amount of random activity. And next is, as a gas expands in a system, entropy increases. So entropy is based on temperature. So entropy का definition और entropy temperature relationship, इस पे आप जरूर ध्यान दीजिएगा. इस पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अच्छा बन सकता है. नाउ द कार्नोट हीट इंजन, ये बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि रिवीजन क्लास है. तो कार्नोट हीट इंजन हमने बताया था आपको. इट इज अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, इट इज नॉट प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेड. इट इज अ थ्योरेटिकल कांस्टेंट मेड बाय द साइंटिस्ट कार्नोट. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एसेंशियली देयर आर टू हीट रिजर्वायर होता है, कोल्ड रिजर्वायर और हॉट रिजर्वायर. ठीक, तो सिलेंडर में जो पिस्टन होता है जब, तो वो टू एंड फ्रो मोशन करता है. तो 4 साइकिल होगी इसमें. वी विल डिस्कस ऑल द 4 स्टेप्स. तो जो हमने पढ़ा था इसमें स्टेजेस ऑफ कार्नोट साइकिल. तो इसमें क्या होता है, लेफ्ट साइड में देखिए आप कोल्ड रिजर्वायर है, राइट साइड में हॉट रिजर्वायर है. ठीक, तो स्टेप 1 में क्या होगा कि ये गैस भरा हुआ सिलेंडर में और ऊपर क्या है, पिस्टन है. तो एट दिस स्टेज हीट इज at this stage. First stage में कार्नोट इंजन में क्या होता है, at this stage heat is released from hot reservoir and it absorbed by the ideal gas particles within the system. Thus the temperature of the system rises. तो पहले स्टेप में क्या करेंगे, जब बॉटम डेड सेंटर पे नीचे जब होगा हमारा पिस्टन, तो हम क्या करेंगे, सिलेंडर को हम क्या करेंगे, हीट देंगे. हॉट रिजर्वायर से हीट देंगे. तो क्या होगा, जब हीट देंगे तो गैस का एक्सपेंशन होगा. द हाई टेम्परेचर कॉजेज द गैस पार्टिकल्स टू एक्सपेंड. तो इनिशियल स्टेज में क्या करेंगे हम, जब गैस को टेम्परेचर देंगे तो एक्सपेंशन होगा और पिस्टन ऊपर की ओर पुश होगा, पुशिंग द पिस्टन अपवर्ड एंड डूइंग वर्क ऑन द सराउंडिंग. तो ये क्या है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन. यही सारी प्रोसेस हमको याद करनी है, कब एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है, कब एडियाबैटिक कंप्रेशन हो रहा है, कब आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है, कब आइसोथर्मल हो रहा है. तो पुशिंग द पिस्टन, सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, इसमें जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है कार्नोट इंजन का, ये सिलेंडर है, सिलेंडर के ऊपर पिस्टन लगा हुआ है इंजन में. तो क्या करेंगे, जब हॉट रिजर्वायर से हम हीट देंगे तो जो गैस है सिलेंडर में, वो गैस का क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा और गैस एक्सपेंड होगी. तो जैसे जैसे गैस एक्सपेंड होगी, पिस्टन बॉटम डाउन सेंटर से होता हुआ ऐसे ऊपर की ओर जाता जाएगा और टॉप डेड सेंटर पर पहुंच जाएगा, पुशिंग द पिस्टन अपवर्ड एंड डूइंग वर्क ऑन द सराउंडिंग. अब नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, पिस्टन थोड़ी देर के लिए टॉप डेड सेंटर पर रुकेगा. एट दिस स्टेज एक्स और एक्सपेंशन क्या होगा, गैस का होता रहेगा और there will be no heat exchange between system and surrounding. That's why it is called adiabatic expansion. Adiabatic process में क्या होता है, there is no exchange of heat from the surrounding. Adiabatic process. तो ये adiabatic expansion हो रहा है, heat का कोई exchange नहीं हो रहा है, लेकिन थोड़ी देर के लिए गैस अब जो है expand होती रहेगी. तो at this stage expansion continues. However, there is no heat exchange between the system and surrounding. Thus, the system is undergoing adiabatic expansion. The expansion allows the ideal gas particles to cool, decreasing the temperature of the system. तो पहले स्टेप में जब एक्सपेंशन होता रहा और ये बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर पे पहुंच गया, तो थोड़ी देर के लिए वहां रुक जाएगा सेकंड स्टेज में
और एक्सपेंशन होता रहेगा, और क्योंकि हम हीट अब नहीं दे रहे हैं सराउंडिंग से, तो एक्सपेंशन होता रहेगा, गैस के पार्टिकल क्या होंगे, ठंडे होने लगेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में एट दिस स्टेज द सराउंडिंग डू वर्क on the system which causes heat to be released। अब आइसोथर्मल कंप्रेशन है, इसमें क्या करेंगे, ऊपर से पिस्टन को पुश करेंगे बॉटम डाउन सेंटर की तरफ, टॉप डाउन सेंटर से बॉटम डाउन सेंटर की तरफ पिस्टन पुश होगा। तो एट दिस स्टेज सराउंडिंग टू वर्क ऑन द सिस्टम व्हिच कॉजेज हीट टू बी रिलीज। अब जब पुश होगा तो हीट रिलीज होगी सिलेंडर से कोल्ड रिजर्वायर की ओर। द टेम्परेचर विद द सिस्टम remains the same, thus isothermal compression occurs। अब जब हीट रिलीज हो रही है तो मींस आइसोथर्मल प्रोसेस हो रहा है, और कैसी प्रोसेस हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, वो कंप्रेस हो रहा है। अब सिलेंडर पिस्टन जो है नीचे की ओर आएगा और सिलेंडर गैस कंप्रेस होती जाएगी, ठीक, और टेम्परेचर रिलीज होगा सराउंडिंग में। तो एट दिस स्टेज द सराउंडिंग डू वर्क ऑन द सिस्टम which causes heat to be released, the temperature with the system remains the same, thus isothermal compression occurs। अब लास्ट स्टेज दैट इज स्टेज 4। अब टॉप डाउन सेंटर से बॉटम डेड सेंटर में पिस्टन आ गया, तो स्टेज 4 पे क्या होगा, बॉटम डेड सेंटर पे थोड़ी देर के लिए फॉर द टाइम बीइंग पिस्टन रुकेगा एंड देयर विल बी नो एक्सचेंज अकर एट दिस स्टेज। कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं होगा। हाउएवर द सराउंडिंग कंटिन्यूज टू वर्क ऑन द सिस्टम, adiabatic compression occurs which rises the temperature of the system as well as the location of the piston back to its original state। तब क्या होगा, there will be no exchange of heat, और पिस्टन क्या होगा, प्रेस होगा, प्रेस करेगा, उसकी वजह से क्या होगा, heat temperature adiabatic compression occurs which raises the temperature जो है सिस्टम का क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक, और ये ओरिजिनल स्टेज में आ जाएगा। तो फॉर द टाइम बिंग ये रुका रहेगा, फिर से जो है सेम प्रोसेस शुरू होगा, इसको टेम्परेचर दिया जाएगा, गैस का एक्सपेंशन होगा और पिस्टन ऊपर की ओर मूव करेगा, फिर नेक्स्ट स्टेप में जाकर के थोड़ी देर के लिए वहां रुकेगा। तो सेम प्रोसेस, ये 4 स्टेप प्रोसेस है, ये जो है बार बार रिपीट होता रहेगा। तो दिस इज द कार्नोट हाइट। तो लास्ट प्रोसेस जो था, लास्ट स्टेज जो था वो था एडियाबेटिक कंप्रेशन। तो यही हमें ध्यान में रखना है, कब हमारा एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो रहा है, कब एडियाबेटिक कंप्रेशन हो रहा है। तो इसमें 2 कंप्रेशन और 2 एक्सपेंशन हो रहे हैं, 2 बार आइसोथर्मल और एडियाबेटिक कंप्रेशन हो गया, आइसोथर्मल और एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो गया। ये प्रोसेस के नाम से जुड़ा हुआ भी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। तो ये डायग्राम दिया हुआ है हॉट बॉडी रिजर्वायर और सिंक का, ये हमने आपको बना के दिया ही था कि वर्क कर रहे हैं हम इस पे Q1 Q2, और ये फार्मूला बताया था W is equal to Q1 minus Q2 where Q1 upon T1 is equal to Q2 upon T2 and efficiency will be W upon Q1, that is Q1 minus Q2 upon Q1। so efficiency will always be 1 minus T2 upon T1। ये ग्राफ आपको बताया था, ग्राफ देख लेंगे अकॉर्डिंग टू प्रोसेस A to B, that is stage 1। स्टेज 1 में क्या हो रहा है, स्टेज 1 में वॉल्यूम बढ़ रहा है, टेम्परेचर जो है आपका और वो प्रेशर जो है कम हो रहा है। स्टेप 2 में प्रेशर डिक्रीज होगा, ठीक, और स्टेप 3 में, ठीक। तो इसी तरीके से ये ग्राफ बना करके समझ लेंगे। अब तो ग्राफ वगैरह बनाने को आएगा नहीं क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। हो सकता हो ग्राफ का डायग्राम दिया रहे और पूछ ले कि किस स्टेप में कौन सा प्रोसेस हो रहा है, इसलिए ग्राफ को भी अच्छे से समझ लेंगे पढ़ते समय। स्टर्लिंग हीट इंजन पढ़ लीजिएगा, उतना जरूरी नहीं है। हीट पंप और रेफ्रिजरेशन, तो हीट पंप और रेफ्रिजरेशन भी आप आसान है, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। और हीट पंप और रेफ्रिजरेशन की क्या एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ यूज करते हैं, ठीक। तो सेम प्रोसेस है। हीट पंप इज अ डिवाइस दैट कैन प्रोवाइड हीटिंग, कूलिंग एंड सैनिटरी हॉट वाटर फॉर रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन।
It transforms energy from the air, groundwater to useful heat. This transformation is done via the refrigerant cycle. Refrigerant cycle use करके हम energy हवा से, जमीन से और पानी से यूजफुल हीट हमें प्राप्त होती है। तो 4 प्रोसेस होता है, इवेपोरेशन होता है, कंप्रेशन होता है, कंडेंसेशन होता है, एक्सपेंशन होता है। तो ये मैंने डायग्राम दूसरा बनाया था, तो वो प्रोसेस भी पढ़ सकते हैं और इस तरह से भी पढ़ सकते हैं। Compression, then the refrigerant arrives at the heart of heat pump. The compressor compress, वही सेम प्रोसेस है, कंप्रेसर में कैसे कंप्रेस करके रेफ्रिजरेंट को which is in the gaseous state to a high pressure, तो वो वेपोराइज करके उसको स्टीम बनाना होता है, स्टीम को कैसे यूटिलाइज करते हो, सारा प्रोसेस आप कई बार पढ़ चुके हैं, ये अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम आते हैं फेज चेंज मटेरियल पर। तो फेज चेंज मटेरियल, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर। फेज चेंज मटेरियल फॉर एनर्जी कन्वर्जन। फेज चेंज मटेरियल जो होते हैं, फेज चेंज मटेरियल इज अ सब्सटेंस which has ability to store and release large amount of energy in the form of latent heat or fusion। गुप्त ऊष्मा के रूप में जो है ये एनर्जी को रिलीज करते हैं या एब्जॉर्ब करते हैं। फेज चेंज मटेरियल, the amount of energy absorbed or released during the process of phase transformation is entirely dependent on the value of materials latent heat of fusion and the mass of material being used। जो amount of energy जो release होती है या absorb होती है complete phase change process के द्वारा, तो ये दो चीज पे डिपेंड होती है। पहला latent heat, मटेरियल का जो लेटेंट हीट, जो गुप्त ऊष्मा है, और मास ऑफ द मटेरियल, तो दो चीज पर जो है ये टोटली डिपेंडेंट है। तो Q इज इक्वल टू M into L, where M is equal to mass and L is equal to latent heat। तो material to be used for phase change thermal energy storage must have a large heat and high conductivity। जो मटेरियल जो फेज चेंज थर्मल एनर्जी स्टोरेज के लिए यूज होते हैं, उनका जो है लार्ज लेटेंट हीट होता है और उनकी कंडक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा होती है। उनकी लेटेंट हीट ज़्यादा होगी और कंडक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा होती है। इनके एग्जाम्पल हैं पैराफिन, वैक्सेस, फैटी एसिड। फैटी एसिड में आपका आ गया कैप्रिक, लॉरिक, पाल्मिटिक एंड स्टीयरिक एसिड। और तीसरा है हाइड्रेटेड सॉल्ट। तो ये तीन जो है एग्जांपल है आपका फेज चेंज मटेरियल के। तो इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं इस लेक्चर को यहाँ क्लोज कर रहा हूँ। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द वेपर पावर प्लांट ऑफ दिस यूनिट।